अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture or in this particular part, we are going to continue our discussion of the chapter number 2 of the book Corporate Governance in Pakistan's Perspective by S.A. Bhatt, Safdar A. Bhatt. Fine. So in the previous part, we discussed about some sort of scandals and some sort of brief history of the corporate governance. In this particular part, we are going to continue our discussion regarding the scandals happened in the history because of the corporate governance failures. Fine. तो हमारी एग्जांपल यहाँ पे जो हम डिस्कशन का आगाज हो रहा है वो यूके की कुछ कंपनीज है, जिसमें पहले एग्जांपल बीसीसीआई की है कि उन्होंने क्या किया था, उनकी प्रॉब्लम क्या आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, या उनकी फेलियर की या स्कैंडल क्या हुआ था कि इम्प्रॉपर अकाउंटिंग एंड पॉलिसीज, यानी उनकी जो अकाउंटिंग एक्टिविटी थी, व्हाट डज अकाउंटिंग मीन, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो वो एक्टिविटी उनकी इम्प्रॉपर थी। पेरिंग बैंक का कोई खराबी क्या हुई थी कि इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, डेट इज 1.4 बिलियन का लॉस उन्हें बियर करना पड़ा था। फिर मिरर ग्रुप कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे ग्रॉस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग पेंशन, उन्होंने उसकी पेंशन फंड्स को सही तरह मैनेज नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर पोलीपैक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू पर्सनल यूज, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसों का इस्तेमाल करने लग गए थे। तो ये कुछ स्कैंडल्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारी एग्जांपल्स आती है। दिस इज बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक as long as your papers are concerned. I am telling you that this particular topic can become the part of your paper as well, क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, क्या क्या एक्टिविटी हुई थी इसे। I am not willing to make this subject as a theoretical one or not willing to share only the bookish knowledge with you. Basically the practical learning। ये जो हमारे पास सारे आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नज़र आ रहे हैं, हर एक के ऊपर आपको डिफरेंट और पेपर्स मिलेंगे और पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। मैं आपको सिर्फ अगर स्क्रीन शेयर करके वो भी दिखा सकूं तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूं। एक सेकेंड। हम अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ फिलहाल। ये क्रिसेंट बैंक, जिसकी हमने पहली एग्जांपल या पहला नाम जो अभी लिखा हुआ था, फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और द स्कैंडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान, जिसमें हमारी पहली डिस्कशन या पहला टॉपिक जो आ रहा था वो था क्रिसेंट बैंक का। क्रिसेंट बैंक में फेलियर्स क्या हुई थी, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ क्रिसेंट ग्रुप, इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। फिर कुछ रिजल्ट्स बताए हुए हैं कि उसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। फिर इससे क्या लॉसेस हुए थे ऑर्गेनाइजेशंस को, फ्रॉड क्या क्या हुए थे, रीजंस फॉर फेलियर क्या हुई थी। उसके बाद रिकमेंडेशन बताएंगे कि अब रिकमेंडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मैं पेपर के हवाले से बात करूं तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी लाजमी दे दी जाएगी या कोई ऐसा केस स्टडी दी जाएगी जिसमें आपको सारा ऑर्गेनाइजेशन या एक बैंक के फ्रॉड्स, उसके अंदर की एक्टिविटी, उसमें फेलियर्स बता दिए जाएंगे। एंड लेटर ऑन यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट वुड यू डू in case you will find something problematic in an organization. What will be your recommendation when you will find that certain frauds or any sort of irregular activity is being happening in an organization? So what is your recommendation? That can be a part of your paper. Fine. फिर हमारी एग्जांपल है इंडस इंड बैंक disappoints on asset quality in Q3 as a fraud rears its head। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी कुछ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की बात है। फिर बैंकर्स इक्विटी लिमिटेड कॉर्पोरेट फेलियर, ये भी कुछ फ्रॉड हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, इसमें कुछ डिस्कशन है, वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे या मैं इवन आपको असाइन भी करूंगा और हम क्लास में इसकी जूम के ऊपर क्या कह सकते हैं, एक जूम के ऊपर हम इसका क्या करेंगे, एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा से अपने उसी टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ कि ये क्रिसेंट बैंक, बैंकर पाकिस्तान स्टील मिल का मसला है, कोई उनका कोई स्कैंडल था, इंडस बैंक का एक कोई फ्रॉड था, वो उसके ऊपर भी हमारी एक्टिविटी होगी।
Later on we have certain evolutions in corporate governance. अब बहुत सारा unfortunately in the past we relied on all the rules and regulations being recommended by United Kingdom, और हम क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने जो कोर्स ऑफ स्टडी में ऐसी पढ़ते हैं जो कि अमेरिकन अप्रोच होती है या ब्रिटिश अप्रोच होती है, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाते रहे हमने उन्हें फॉलो किया, बट रिसेंटली in companies ordinance 2017 we have certain new rules and regulation for Pakistani companies. लेकिन क्योंकि हमारा ज़्यादातर रिलायंस है वो किसके ऊपर है, यूके के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, तो वहाँ पे वट एवर द रेवोल्यूशन हैपेंड इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारे पास वही एग्जांपल्स आती हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ कैडबरी रिपोर्ट और ग्रीनबरी रिपोर्ट, हम इन जैसे इन रिपोर्ट्स और इन कोड्स को ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लेके आएंगे, बिकॉज द पर्पस ऑफ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेक यू रियलाइज दैट वट एवर यू आर स्टडिंग in corporate governance today is not the result of a single year. It is basically the effort of more than 50 years. Fine. फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है OECD का, हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। अब उसमें क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए हैं, कुछ कवानीन बनाए गए हैं जिससे हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। राइट ऑफ शेयर होल्डर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। द वेरी important factor within an organization, within a corporation, is that the corporation is being owned by the corporate, owned by the shareholder. उसका मतलब असल मालिक शेयर होल्डर है क्योंकि उसने पैसा आपको दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव और जो प्रेसिडेंट भी है वो भी एक एम्प्लॉय है क्योंकि उसने अपनी सैलरी लेनी है, वो सैलरी के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यही बात आ रही है कि राइट ऑफ शेयर होल्डर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ऑल शेयर होल्डर्स टू बी ट्रीटेड इक्विटेबली। इक्विटेबली का कॉन्सेप्ट हमारे पास शायद रिलाय नहीं करते, हम इस पर डिपेंड नहीं करते क्योंकि हमारा एक शेयर होल्डर जिसने एक शेयर परचेज किया हुआ है और जिसने 1000 शेयर परचेज किए हैं उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है, लेकिन क्योंकि एक शेयर का भी उतना ही हक है जितना 1000 बंदे का है, 1000 वाले का है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि क्योंकि तुमने कम पैसे किए हैं तो तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी बिकॉज यू इन्वेस्टेड 10 रुपीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑल शेयर होल्डर्स टू बी अलाउड टू प्ले ड्यू रोल। तमाम शेयर होल्डर्स को हम एनुअल जनरल मीटिंग में इनवाइट करते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान में एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का ट्रेंड बहुत कम है। टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स। कोई नया फैसला या कोई ऐसा डिसीजन आप करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है, तो दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर। यानी अगर कोई वारिद का शेयर होल्डर है, that person must be informed that Warid should disclose this activity that soon it will be merged with Jazz. ये ना हो कि शेयर होल्डर को पता ही नहीं है कि वारिद मर्ज होने जा रही है, वो उसका शेयर होल्डर बना बैठा है। तो ऐसे हर किस्म का डिस्क्लोजर होना चाहिए, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए टू द शेयर होल्डर। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर इज नॉट द ऑल इन ऑल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर ने अपना एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ही इज रनिंग और ही इज टेकिंग द डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक ऑफ सैलरी। डायरेक्टर भी सैलरी के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है वो डेट मस्ट बी अकाउंटेबल, डेट मस्ट बी कंसीडर्ड एज द थिंग विच शुड बी ऑडिटेड बाय द कॉर्पोरेशन। ऐसा ना हो कि बस जो उसने कह दिया है वो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक भी ना हो, उस चीज को चलना देना चाहिए या उसे कुछ नहीं कह सकते। नो, ही इज वर्किंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक ऑफ सैलरी and whatever the decision he is taking that should be accountable, and in the future you may ask from the director why he took that decision. Fine. उसके बाद है मोर रिपोर्ट्स। अब इसमें हमारे पास जो है ना ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे इस्तेमाल किया जाता है और इनमें कौन कौन से किस किस वक्त में किस किस हवाले से किस किस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं जिससे हमने इस्तेमाल किया। अब इसमें हमने किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना, एक मैं एक्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट में नजर आ रहा है सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट 2002 यूएसए में पास हुआ था। इन दिस
Act, it was decided that there should be certain disclosure of all the information of the organization to the shareholder. तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो मालूम होनी चाहिए शेयर होल्डर को। ये इस एक्ट के अंदर ये डिसीजन मेकिंग की गई थी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल बॉडीज। अब इंटरनेशनल बॉडीज में हमारे पास जो यहाँ पे नाम नजर आ रही है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करती हैं और इस चीज़ को अश्योर करती हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम आता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क आता है, कमीशन ऑन पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट इंटरप्राइज। अब ये कमीशन डिफरेंट होते हैं, जैसे हमारे पास PECS सॉरी SECP होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो क्या है, ये कमीशन होते हैं जिन्होंने ये तमाम एक्टिविटीज को देखना होता है, ओवरव्यू करना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है द टू पर्सपेक्टिव्स। अब टू पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम क्या कहेंगे, या तो हम फॉलो करेंगे अमेरिका को या इंग्लैंड को, या हम फॉलो करेंगे पाकिस्तान को। उसमें क्या है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन चीज़ों में जिन प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं कि दे आर अलाइक फॉर बोथ द कंट्रीज और बोथ द इकोनॉमीज और बोथ द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो तो हम एक तरीके से उन प्रॉब्लम का जो भी बेस्ट सोल्यूशन है उसको लेके चलेंगे। नहीं तो हम कहेंगे कि जी हमारा ये प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द योर प्रॉब्लम। अब हमने इसमें एग्जांपल डिस्कस करें कि हम लोग ज़्यादा डिपेंड किस पे करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे, जबकि जो हमारा वेस्ट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को टैकल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में पाकिस्तानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को टैकल करने के लिए उनकी एक्टिविटी डिफरेंट होंगी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटी जहां तक सिमिलर हो सकती है हम लेकर चलते हैं, जहां पे देयर इज अ रूम फॉर सर्टन डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, वहां पे हमने वो चीजें करनी है। एंड दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। दो सर्टेन स्टूडेंट्स विल से कि सर विद इन अ सिंगल लेक्चर आपने एक पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया, और ये हमारे लिए मतलब ओवरबर्डन फील करेंगे ऐसे स्टूडेंट। तो बेटा, मैंने जो चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। वो चैप्टर बड़ा था, उसमें टॉपिक्स ज़्यादा थे। इस चैप्टर में टॉपिक्स कम हैं, तो जो चैप्टर छोटा है उसके हमने कम डिस्कशन किया है, और हमने एक ही चैप्टर को हमने 3 लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछा करें। सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।